नमस्कार, इनफोकस में आपका स्वागत है। मैं राहुल श्रीवास्तव। देश में एक और हवाई हादसा हुआ है। एक और वीवीआईपी इस हादसे में मारा गया। एक और प्राइवेट एयरलाइन का जहाज क्रैश कर गया। एक बार फिर से फोकस एक कंपनी पर जिसका एक जहाज 3 साल पहले क्रैश हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। बुधवार 28 जनवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक हवाई हादसे में मौत हो गई। बारामती पर हुए अजीत पवार के अलावा 4 अन्य की जान लेने वाली दुर्घटना का हैरान करने वाला एलिमेंट यह है कि इसी एविएशन कंपनी वीएसआर का सेम हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी का सेम लियरजेट 45XR मॉडल का प्लेन मुंबई हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 3 साल पहले। अजीत पवार का जहाज डीजीसीए के अनुसार क्रैश हुआ और फिर धमाके के साथ आग से घिर गया। क्यों बारामती जा रहे थे अजीत पवार? एक दिन पहले तक सत्ता के केंद्र में, हादसे से ठीक एक दिन पहले अजीत पवार 27 जनवरी को मुंबई में थे। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में हिस्सा लिया था। 28 जनवरी 2026 अजीत पवार मुंबई में अपने घर से निकले। डेस्टिनेशन था बारामती। ये पवार का गढ़ है। अजीत पवार स्थानीय निकाय चुनावों से पहले 4 अहम राजनीतिक बैठकों में शामिल होने जा रहे थे बारामती से इलाका सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये पवार परिवार की सियासत की आत्मा है। जैसे ही अजीत पवार का पार्थिव शरीर बारामती अस्पताल लाया गया, हजारों की संख्या में समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। खामोशी से लोग बाहर जमा हो गए। कोई नारे नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आंखों में आंसू थे। सवाल ये उठता है कि कैसे हुआ हादसा। मिनट दर मिनट आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूं। अब लियरजेट 45XR ये हवाई जहाज का मॉडल था। VTSSK इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था डीजीसीए में। बुधवार 8:10 पर यह मुंबई से रवाना हुआ। मौसम साफ था। बारामती में 8:50 पर इसकी लैंडिंग होनी थी। विमान में कुल 5 लोग सवार थे। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, चीफ पायलट थे कैप्टन सुमित कपूर, फर्स्ट ऑफिसर थी शंभवी पाठक, फ्लाइट क्रू में थे पिंकी माली और सुरक्षा कर्मी थे अजीत पवार के विदित जाधव। एयरक्राफ्ट जिसका रजिस्ट्रेशन मैंने बताया कि VTSSK था, 16 साल पुराना। बारामती हवाई अड्डा जो है ये नॉर्मल हवाई अड्डा नहीं है जैसे बाकी हुआ करते हैं सिविल एविएशन के। ये कंट्रोल्ड हवाई अड्डा नहीं है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट गाइडेड लैंडिंग सिस्टम वगैरह नहीं है। जानकारी जो है वो नीचे से ऊपर पायलट के बीच में रफली शेयर हुआ करती है। 8:18 IST पे मौसम की जानकारी लिए हवाई जहाज ने, पायलट ने, हवा शांत थी, विजिबिलिटी उनको बताया गया 3000 मीटर की होगी। पहला लैंडिंग उन्होंने प्रयास किया, वो फेल हो गया। पायलट ने यह बताया कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा। ये डीजीसी कह रही, हम नहीं कह रहे। हवाई जहाज ने गो अराउंड किया, यानी जब पायलट को रनवे वगैरह नहीं दिखता है तो वो गो अराउंड करता है। दूसरा अप्रोच किया, उनको फिर रनवे नहीं दिखा पहली बार, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनको रनवे दिखने की पुष्टि हुई। 8:43 पर लैंडिंग क्लियरेंस मिला और रनवे 11 पर लैंडिंग की अनुमति मिली। 8:44 ठीक रनवे 11 पर थ्रेशोल्ड में आग की लपटें दिखाई दी। मलबे की लोकेशन जो है वो रनवे 11 के पास थी। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। एयरपोर्ट के बाहर सड़क के पार एक दुकान में या एक एस्टेब्लिशमेंट में एक सीसीटीवी ने उस एग्जैक्ट मोमेंट को कैच किया जब ये हवाई जहाज क्रैश हुआ। और आप देख सकते हैं किस तरह से आग का एक गोला जो है वो बहुत ऊंचा उठा। हर क्रैश जो है कुछ नए सबक दे के जाता है, जिनको सीखने से आगे के क्रैश अवॉइड किए जा सकते हैं। तो इसी एयरक्राफ्ट का, इसी एविएशन कंपनी का, इसी हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी का हवाई जहाज 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 14 सितंबर 2023 में एक और लियरजेट 45XR रजिस्ट्रेशन नंबर VTDBL जिसे VSR वेंचर्स द्वारा संचालित किया जा रहा था, भारी बारिश में मुंबई हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से स्लिप कर गया। विमान 2 हिस्सों में टूट गया और आग लग गई। विमान में सवार सभी 8 यात्री बच गए, लेकिन हैरान करने वाली समानता ये है
कि 3 साल के भीतर एक ही ऑपरेटर, एक ही विमान, जो परिवार में शामिल होने वाली 2 गंभीर रनवे से संबंधित घटनाएं हैं, दोनों लैंडिंग के वक्त उसको अनदेखा करना मुश्किल है साहब। अभी वीएसआर वेंचर्स क्या है जो ये हवाई जहाज चलाता है? ये फादर सन डुओ है जो कंपनी चलाते हैं, वीके सिंह और रोहित सिंह। Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But a he has missed approach. already taken 2 loops. How is it possible that he could not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. इनका फ्लीट जो है लंबा चौड़ा है साहब। डीजीसीए के अनुसार इनके पास 7 लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट हैं। अब इनकी सबकी जांच होगी। ये इन्वॉल्व हुआ, एक पहले था। 5 एम्ब्रेयर हवाई जहाज हैं 135 बीजे, 4 किंग एयर हैं B200 एयरक्राफ्ट और एक पिलाचस PC 12 एयरक्राफ्ट है। Will you ground them for now? I don't know. Why should I ground them? They all fit aircraft. Why should I ground them? इधर सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेट चार्टर भले ही आम आदमी की हैसियत से बाहर का मामला है, मगर उसमें उड़ने वाले लोग ऐसे हैं जैसे कि अजीत पवार जी, जो जनमानस से जुड़े हैं। ये प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा चलाए जाते हैं और प्राइवेट पार्टीज इन्हें मेंटेन करती हैं। निगरानी इन पे डीजीसीए करती है, चाहे कॉमर्शियल बड़े हवाई जहाज हो, बड़े पायलट हो, निगरानी डीजीसी की है कि यानी हवाई प्राइवेट किसी भी तरह की फ्लाइंग जो वो डीजीसीए की जिम्मेदारी है। अभी इंडिगो एयरलाइंस द्वारा मचाए देश भर में उत्पात और करोड़ों लोगों को एक एयरलाइन द्वारा दिए गए तमाम दर्द से एक चीज़ साफ हो रही है कि जो एविएशन वॉचडॉग हैं, प्रहरी है ना डीजीसीए, ये एविएशन कंपनियों का दरबारी हो गया है। मिनिस्ट्री जो है सिविल एविएशन, वो सिर्फ उनके मंत्री साहब जो है ना फीते काटने और फोटो छपवाने वाला एक मंत्रालय बन चुके हैं। लेकिन क्या ये जो चार्टेड फ्लाइट्स चलाने वाले और उनकी जो कंपनियां हैं, उनको क्या ज़्यादा ढील मिल रही है इस देश में? क्या उनकी फ्लाइट ऑपरेशन सेफ हैं? कमाई बहुत है साहब। ये जानने के लिए हमने बात करी एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन अमित सिंह से, जो कुछ मामलों में लोग कहते हैं कि एविएशन जगत में ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्हें विसल ब्लोअर कहा जाता है। अब इन्होंने हमें बताया ये कि कुछ ही साल पहले एक प्राइवेट प्लेन इंडिया से उड़ा थाईलैंड, एम्बुलेंस के तौर पर क्रैश हो गया थाईलैंड में। मामला की जांच के लिए डीजीसीए थाईलैंड गई, मगर मामला दबाने के लिए डीजीसीए ने प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिस्ट से गायब कर दिया। अब आज हुए हादसे में इन्वॉल्व वीएसआर एविएशन के पिछले एक्सीडेंट की रिपोर्ट कैप्टन अमित सिंह ने बताया कि 3 साल हो गए हैं। डीजीसीए इस रिपोर्ट को अभी भी दबाए बैठी है। देखिए ये बातचीत। मैं एक यहाँ पे जानना चाहूँगा, 14 सितंबर 2023 सेम एयरक्राफ्ट, सेम मॉडल ऑफ लियरजेट क्रैश होता है बॉम्बे में एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। सेम कंपनी, एविएशन कंपनी जो ऑपरेट करती है, सेम मेक कंपनी विच मेक्स द एयरक्राफ्ट, same model of the aircraft, and at the same time as far as the aircraft flight was concerned, that is at the time of landing. 4 commonalities क्या आपको सरप्राइज करती हैं? अगेन सरप्राइज नहीं करती है, बिकॉज इसको हम सेफ्टी में इसका होता है कि दिस वाज एक्सपेक्टेड, कि अंडर दीज कंडीशंस, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सीडेंट थियरी, कि अंडर दीज कंडीशंस ये तो होना ही था। These conditions means? So, जैसे मुंबई में था, मुंबई में यू हैव द बेस्ट लैंडिंग एड्स, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग एड्स एंड दिस, बट अल्टीमेटली जो लास्ट सेगमेंट होता है, लास्ट फ्यू 100 फीट, वो विजुअल होता है। अनलेस आप ऑटोमेटिक लैंडिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक लैंडिंग नहीं होती है नॉर्मली। सो लास्ट फ्यू 100 फीट पायलट कंट्रोल करता है और विजुअली, और उस टाइम पे अगर सडनली डाउन बर्स्ट, हेवी रेन आ जाए, विजिबिलिटी ऑब्सक्योर हो जाए, तो दे हैव टू टेक अ डिसीजन, स्प्लिट सेकंड डिसीजन, कि हम अबॉर्ट करें, गो राउंड, देन कम बैक, और प्रेस विद द अप्रोच कि ठीक है वो बारिश निकल जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। सो बेस्ड उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स है, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। वो बोलते हैं यहाँ पे बारिश आती है, चली जाती है, धीमी होती है, तेज हो जाती है, बट पायलट का एक होता है कॉग्निटिव लॉकअप, कि अगर सामने रनवे है
मैं 1 घंटे की फ्लाइट करके आ रहा हूँ, इतना मैंने टाइम स्पेंड किया है, एफर्ट स्पेंड किया है, सामने मेरा डेस्टिनेशन है, दैट इज माई गोल, वो सामने है, तो ब्रेन बोलता है कि इसको खत्म करो टास्क को। उसके बाद इवन दो दैट टास्क इज रिस्की, ब्रेन उसमें लॉक हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक पेपर लिखा है दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉल्ड द कॉग्निटिव लॉकअप। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स उसमें यही होता है कि पायलट कमिटेड हो जाता है, दैट यू आर कमिटेड टू लैंड, क्योंकि मैंने टाइम कॉस्ट एफर्ट उसका इतना है कि वो उसको अबॉर्ट नहीं करना चाहता। अबॉर्ट करे तो दैट इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली कि दैट आई फेल्ड। ओके, दैट आई फेल्ड। ओके, हाँ, मैं यहाँ पे उसको एक ऐसा- सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि हमने देखा है कि ये जो वीआईपी जिन फ्लाइट्स में होते हैं, क्या इनके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं दैन नॉर्मल चार्टर्ड फ्लाइट्स? ये जो अनशेड्यूल, क्या इसमें कुछ डिफरेंस होता है? डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट वीआईपी के साथ तो आपको ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। दे शुड बी द ये मार्जिन, क्या पायलट पे प्रेशर ज्यादा अलग होता है? पायलट की ब्रीफिंग होनी चाहिए, स्पेशली नहीं, जब प्रेशर आपका होता है डिप्टी उसमें सीएम जा ज्यादा? रहा है। प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होता है कि अगर इतना बड़ा मंत्री जा रहा है, डिप्टी सीएम जा रहा है, तो मैंने बोला कि वो फेलियर का जो है कि अगर मैं नेल लैंड कर पाया तो क्या सोचेंगे। ये नहीं कि मैंने उनकी जान बचाई है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। तो दैट प्रेशर, इनहेरेंट प्रेशर इज ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ योर माइंड। वो आपको बोलता है कि थोड़ा रिस्क ले लो, थोड़ा और आगे चले जाओ, थोड़ा और नीचे चले जाओ, दिख जाएगा रनवे आपको, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम वो सक्सीड कर जाते हैं। तो उसको लगता है कि ठीक है, तो वो कुछ परसेंटेज उसमें फंस जाते हैं। आपको एक बड़ा किस्सा बताऊं जो आज तक किसी ने बात नहीं की है। प्रधानमंत्री का जहाज जो नया 777 है, अभी वो जापान गए थे, हनेडा में लैंड किया। हनेडा में हमारा टच डाउन जोन होता है जैसे रनवे का, कि अगर 1/3 से कम, मतलब कोई 3000 फीट तक आप नहीं लैंड कर पाओ, इसका मतलब आगे रुकने के चांसेस कम हैं और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ रहा है, तो आपको गो राउंड करना चाहिए। वो जहाज 3000 फीट के बाद लैंड किया। उसमें प्रधानमंत्री जा रहे थे, ये आज तक किसी ने बात नहीं की। रिकॉर्डिंग है, हाँ, रिकॉर्डेड है वो। सो एयरफोर्स का जहाज वेल ट्रेन्ड, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स, उनके ऊपर वीआईपी का प्रेशर इतना होता है, तो ये पायलट से कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, इसमें ट्रेनिंग होती है, you cannot risk। दूसरा अगला सवाल ये आता है कि जो प्राइवेट कंपनीज ऑपरेटर्स हैं जो हवाई जहाज चला रहे हैं, इनके हवाई जहाज कितने सेफ हैं, कितने वेल मेंटेन्ड हैं? आप अगर यही सवाल देखें तो ये सवाल यही नहीं है कि ये हवाई जहाज क्रैश कर गया जिसमें वीआईपी मारा गया, या इससे पहले 2002-3 साल पहले जो हुआ। आप देखिए तमाम एविएशन स्कूल्स के जो हवाई जहाज हैं, सागर में हमने देखा 2-2, 3-3 प्लेन क्रैश किए हैं उनके, और ये हादसे होते रहते हैं। अभी हिंदुस्तान में शायद करीब 550-600 के करीब ऐसे हवाई जहाज हैं। हाउ वेल आर दे केप्ट? कितनी अच्छी उनकी मेंटेनेंस और अपकीप है? आर दे सेफ? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन पेपर दे आर सेफ। ऑन पेपर वो सारे चेक्स कर रहे हैं, जितने रिक्वायर्ड चेक्स हैं, मेंटेनेंस चेक, प्रिवेंटिव चेक्स, सब कुछ कर रहे हैं पेपर पे। लेकिन एक्चुअल में करते हैं या नहीं करते, किसको पता? उसका काम किसका है? वो डीजीसीए का है, रेगुलेटरी बॉडी जो है, द वॉच डॉग। सो आजकल वो वॉच डॉग ओनली मियाउज, द ऑपरेटर रोर्स। जैसे आपने इंडिगो में देखा, इंडिगो रोर्स एंड डीजीसीए ओनली मियाउइंग। सो वो चेंज हो गया है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखिए, जैसे आपने बोला इतने फ्लाइंग स्कूल में एक्सीडेंट हुए हैं, उसके बाद आपने देखा हेलीकॉप्टर्स एक्सीडेंट हुए हैं, उसके बाद कमर्शियल जेट एक्सीडेंट हुए हैं, तो आप यू डोंट हैव अ ग्रिप ऑन व्हाट्स हैपनिंग। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि डीजीसीए इस मामले में कॉम्प्रोमाइज्ड है? इज इट कॉम्प्रोमाइज्ड? Ultimately, who's responsible for safety? The buck ends at DGCA. DGCA is responsible for every accident because they have to ensure that the rules are not only complied on paper but actually they are complied. अगर आपके इंजन पे मेंटेनेंस करना है तो कई बार ये ऐसे बातचीत में होती है कि उन्होंने इंजन का काउल खोला
फिर चले गए, 2 घंटे बाद बंद कर दिया कि मेंटेनेंस हो गया, मतलब दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअली करना है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो अनशेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, इनके एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस काफी ग्रे है, यानी ग्रे एरिया में है, कोई क्लैरिटी नहीं है। इनका टोटल ऑपरेशन ही मतलब इतना क्लियर नहीं है, बिकॉज अनशेड्यूल्ड है, नाम से ही अनशेड्यूल्ड है। उनका कोई शेड्यूल प्रिंट नहीं होता, कब कहाँ चले जाए, कब क्लियरेंस चाहिए उनको, तो उनको लास्ट मिनट पे पता चलेगा कि आज यहाँ जाना है, तो उसकी क्लियरेंस डीजीसी से इंटरनेशनल क्लियरेंस चाहिए या सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए या एयरपोर्ट अथॉरिटी से क्लियरेंस चाहिए, वो लास्ट मिनट पे काम करते हैं। तो लास्ट मिनट पे इंडिया में अगर आप सोचिए कौन से काम होते हैं, कैसे काम होते हैं, मतलब लोगों को खुश रखना पड़ेगा तभी काम होंगे लास्ट मिनट पे। हाँ। तो और क्या आपके इनके नजर ऊपर में विजिलेंस जो है, सर्वेलेंस का इशू है, सर्वेलेंस। अब एक एग्जांपल, नया सर्कुलर आया हाल ही में पिछले हफ्ते कि फ्लाइंग स्कूल में हर जहाज के अंदर कैमरा लगाया जाए। पहले सर्कुलर था कि हर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर कैमरा लगाया जाए, बिकॉज डीजीसी बोलती है हमें पता नहीं कि ये फ्लाइंग ट्रेनिंग एक्चुअल में कर रहे हैं या ऐसे ही नाम के लिए पेपर पे कर रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट यही बारामती में देखा गया, जो एक्सीडेंट हुए हैं वो कैमरा चल ही नहीं रहे। ठीक है, सो पेपर पे सब कुछ है, कंप्लायंस नहीं है। आप डीजीसी बोलते हैं हमें पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज उसके अंदर सीबीआर डीएफटीआर तो नहीं है, तो कैमरा लगा दो। ठीक है, कैमरा लगा दो तो उसको मॉनिटर कौन करेगा कैमरा को? जैसे पायलट का है, पायलट के ड्यूटी टाइम और फटीग रूल्स हैं, रेस्ट पीरियड। सो डीजीसी ने एक बार बोला था कि हमें सबका लॉगिन चाहिए ताकि हम डीजीसी में बैठे बैठे देख सकें। तब भी केसेस हो रहे हैं। अभी आप बातचीत हो रही थी तो एक थाईलैंड के रास्ते में भी किसी प्लेन का एक हादसा हुआ। हाँ, वो तो बड़ा ही यूनिक केस है, क्योंकि अब वो जहाज मतलब घोस्ट बन गया है। घोस्ट जहाज बन है गया नहीं, वो रजिस्ट्री से मिट गया है। तो जहाज था वो एक एयर एम्बुलेंस के तौर पे जा रहा था, एक नामी हॉस्पिटल ने हायर किया था टू कैरी अ पेशेंट फ्रॉम इंडिया टू बैंकॉक। तो बैंकॉक से पहले थाईलैंड में वो क्रैश कर गया और आई थिंक सारे ही मारे गए जितने भी थे। यहाँ से डीजीसी की टीम गई बकायदा इन्वेस्टिगेट करने, बिकॉज जहाँ का रजिस्ट्री है वो भी पार्टी है, तो यहाँ से टीम गई और थाईलैंड तो कर ही रहा था। लेकिन अब इतने साल हो गए, रिपोर्ट का नामो निशान नहीं है, कहाँ है रिपोर्ट किसी को पता नहीं। और ये प्लेन इंडिया में रजिस्टर्ड था और ये इंडिया में रजिस्ट्री से registered गायब हो plane। गया। रजिस्ट्री से गायब हो गया। अब तो हम अगर जहाज ही नहीं रहेगा तो आप उसको पूछोगे कौन सा जहाज, सर्च करोगे जरूर मिलेगा। नेट से अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, इन एविएशन ये कहा जाता है कि ईच एक्सीडेंट इज अ लेसन, बट द लेसन ऑल्सो नीड्स टू बी, यानी लेसन जो हैं वो डीजीसीए को भी सीखने होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि पिछला जो इसे एक्सीडेंट हुआ था इसी लियरजेट 45X का, क्या उसकी रिपोर्ट आपके सामने आज है कि जो गलती तब हुई वो अब ना हो? देखिए, रिपोर्ट का टाइम होता है कि 30 डेज में आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकालनी है और 1 साल के अंदर फाइनल रिपोर्ट। अगर आप 1 साल के बाद नहीं निकालो तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं निकाला। ये रीजन मुझे नहीं दे रहे, आईकाओ को देना है। और आयाटा के चीफ ने आके पूरी मतलब ये बोल रहा है कि ये जो डिले हो रही है रिपोर्ट्स, इससे बहुत इफेक्ट होती है सेफ्टी। आपने घाटकोपर एक्सीडेंट का नाम सुना है? घाटकोपर में किंग एयर क्रैश किया था, मतलब वो यूपी गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट था, उसका इलाहाबाद में एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, काफी डैमेज हुआ, सब्सटैंशियल डैमेज। बाय डेफिनेशन वो एक्सीडेंट होना चाहिए था। डीजीसी ने उसको डाउनग्रेड कर दिया टू अ सीरियस इंसिडेंट। अब डाउनग्रेड का मतलब कि उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस है वो कैंसिल नहीं होगा, तो जैसे एक्सीडेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। अब इसका कैंसिल नहीं हुआ, यूपी गवर्नमेंट ने उसको डिसमेंटल किया और उसको ऑक्शन कर दिया कि उनकी तरफ से तो ये स्क्रैप था। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी नोट किया है कि ये एज अ स्क्रैप यूपी गवर्नमेंट ने बेचा, किसी ने खरीद लिया उसको सस्ते में, क्योंकि वो सीरियस इंसिडेंट बना दिया था डीजीसी ने डाउनग्रेड करके, जो और भी केसेस को करते हैं। तो किसी ने खरीद लिया, उसको रीबिल्ड किया, 3-4 साल बाद रीबिल्ड किया विद द मेंटेनेंस कंपनी।
ये जो प्राइवेट जेट्स मेंटेन करती है उन्हीं कंपनी के साथ वो रीबिल्ड किया, और रीबिल्ड विदाउट डीजीसीए क्लियरेंसेस और सब कुछ उनके नाक के नीचे रीबिल्ड किया। पहली फ्लाइट में वो क्रैश कर गया। बिकॉज सेफ्टी का एक लूप होता है, तो लूप क्लोज करता है इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज इन्वेस्टिगेशन आपको बताएगा कि क्या गलत हुआ, रूट कॉज निकाल के, कि ताकि आगे वो एक्सीडेंट नहीं हो। तो जब वो लूप ही क्लोज नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा वो एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो साहब, आपने इस इंटरव्यू से एक बात तो जान ली होगी कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है कि लोग प्राइवेट चार्टर में उड़ रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव थे, छोटे छोटे हवाई अड्डों पर और हवाई पट्टियों पर बिहार में, जहां लोगों को बस और गाड़ी मुहैया नहीं होती है, वहां कई सारे हवाई जहाज, प्राइवेट प्लेन उतरते थे, नेता आते थे, बड़ी गाड़ियों में बैठते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे। मगर हिंदुस्तान की शायद एविएशन की हालत आज ये है कि चाहे राजा हो या रंक, वो अपनी सेफ्टी की गारंटी की उम्मीद डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कतई नहीं कर सकता। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में एयर सेफ्टी हवा हवाई है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।